यस नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जानदार सा सेशन पीपल एंड एनवायरनमेंट में। यहां पर मैं आपको कराऊंगा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग गाइज, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है यहां पर चल रही होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दिया जाए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपसे एक भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए। करेक्ट? तो एकदम बढ़ते हैं आगे और यहां पर बताते हैं आपको कि इस सेशन की खास बातें क्या होंगी। यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर हम पीपल एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में 100% जिनके आने की उम्मीद है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और यहां पर ये जो कंप्लीट सिनेरियो होगा ये फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो जाए। तो बिना किसी देरी के, है ना, बिना किसी देरी के हम पहले सवाल पर चल रहे हैं। और पहला सवाल जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग नोट्स चाहते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें नोट्स नहीं मिले हैं, तो वो नोट्स का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, वो नोट्स कैसे अवेल कर सकते हैं, जरा सुन लीजिए। यहां पर आप जाइए पीडब्ल्यू की ऐप के ऊपर, सार्थक बैच जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके माध्यम से हम ये सेशन आपके लिए लाए हैं। यहां पर आप यूजीसी नेट टाइप कीजिएगा, यहां पर आपको दिख जाएगा सार्थक बैच, और सार्थक बैच में आपको नोट्स, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल होगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप इसका हिस्सा जरूर बनेंगे, आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देना हमारी जिम्मेवारी है। करेक्ट? तो पहला सवाल मैं आपके सामने रखने आया हूं, यहां पर आप सवाल को पढ़ सकते हैं और यहां पर आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर of the carbon content per unit mass of the following reservoirs of the carbon in the terrestrial environment: plants, पीट, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर या फॉसिल फ्यूल्स। आपको इसको प्रॉपर वे में लगाना है, तो जल्दी से हर बच्चा इसको लगाएगा कमेंट सेक्शन में। आपका इंतजार कर रहा हूं गाइस, जल्दी जल्दी से, शाबाश, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं फटाफट। ओके, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली। यस, ओके, हर बच्चा ट्राई करेगा, हर बच्चा कोशिश करेगा, एक भी आंसर जो है आपसे गलत नहीं होना चाहिए बॉस। यस, ओके, एक भी आंसर जो है आपसे गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहां पर इसका राइट आंसर है ए पार्ट, दैट इज BACD। जी हां, सबसे पहले यहां पर पीट आएगा। अब ये क्या होता है ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले पीट आएगा, फिर प्लांट्स आएगा, ओके, फिर प्लांट्स आएगा, उसके बाद सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आएगा, और अंत में आएगा आपका फॉसिल फ्यूल्स। तो कुछ के बारे में तो आप जानते हैं, कुछ मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये सारे के सारे जो हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स में कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद बिकॉज दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम दी फॉसिलाइज्ड बरिड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये बरिड रिमेन्स जो होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। करेक्ट है? इसके बाद दैट दे लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन्स फॉसिल फ्यूल्स हैव अ हाई कार्बन कंटेंट। इनके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में। करेक्ट? तो यहां पर यह बात हो गई। इसके बाद सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, SOC क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सॉइल का, जो कि बताता है फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स डीकंपोजर्स, इसके अंदर होते हैं। तो इसके बारे में, ये सॉइल के बारे में बात हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं पीट क्या होता है, ये एक सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ पार्टली डिकेड, है ना, आधे, मतलब आधे सड़ चुके प्लांट्स और एनिमल्स के डीके का ये होता है, और इसके अंदर कंटेंट होता है लेस देन 60%। इसके अंदर कंटेंट होता है लेस देन 60%, ये आपको ध्यान रखना है। और देयरफॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? पीट, प्लांट, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉसिल फ्यूल्स। ये है इसका राइट आंसर। आई होप हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फिर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, फिर पीट क्या होता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर मैं सवाल की तरफ दोबारा चलता हूं तो यहां पर लिखा है यूनिट मास रिजर्वायर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में, है ना। तो बढ़ते क्रम में सबसे कम, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा होता है फॉसिल फ्यूल्स में। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये असर्शन और रीजनिंग वाले सवाल बहुत ही खूबसूरत से सवाल हैं। यहां पर आपको लेक्स आर लेस प्रोन टू गेटिंग पोल्यूटेड देन रिवर्स, है ना। वाटर इन लेक्स गेट रिप्लेस्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस।
नदियों की तुलना में झीलों को प्रदूषित होने की संभावना कम होती है। यह असर्शन है। और रीजन क्या है इसका? झीलों में पानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो कीजिए कोशिश, दीजिए राइट आंसर, इंतजार कर रहा हूं फटाफट से गाइज एवरीबडी। ओके, फटाफट से गाइज एवरीबडी क्विकली डू इट। शाबाश। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। देखो यहां पर इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूं। इसका राइट आंसर है डी पार्ट। इसका राइट आंसर है डी पार्ट। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये असर्शन है, जो ये बात की अभी कथन दिया गया है कि लेक्स आर लेस प्रोन टू गेटिंग पोल्यूटेड देन रिवर्स, ये सही नहीं है। वाटर इन लेक्स गेट रिप्लेस्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखो, लेक्स आर ऑफन कंटेन हाई पॉल्यूशन लेवल। लेक्स के अंदर क्या होता है? हाई पॉल्यूशन लेवल होता है टू दी सराउंडिंग लैंडस्केप्स और एनवायरमेंट से वो आता है। करेक्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा रिवर्स और जो स्ट्रीम्स ड्रेन पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द लैंडस्केप वेयर दे कॉन्सेंट्रेट इन दी लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज, ये भी आपको बात ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस जो यहां पर है वो ये है कि इसमें हाई पॉल्यूशन लेवल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी बात, अ लेक इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट सराउंडेड बाय लैंड, है ना। लेक क्या होता है? एक वाटर बॉडी होती है जिसके आसपास लैंड होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ लेक्स इन द वर्ल्ड, करेक्ट। दे आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, इन माउंटेन्स, और ये सारी ऑन डेजर्ट्स, ऑन प्लांट्स एंड नियर सी शोर्स। तो यहां पर अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करता हूं तो यहां पर स्टेटमेंट लिखा है लेक्स आर लेस प्रोन, ये सही नहीं है। पॉल्यूशन तो कहीं पर भी आ सकता है, तो ऐसा बिल्कुल, क्योंकि वो लैंड के आसपास होता है, सो दे कैन बी इजीली पॉल्यूटेड। वाटर इन लेक्स गेट रिप्लेस थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। इसका ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई हर एक बच्चे को, है ना? क्लियर हो रही है बात? आज मैंने सवाल जो है थोड़े से और ज्यादा टिपिकल रखे हैं और ज्यादा जो है एग्जाम प्रोन रखे हैं, ताकि अगर असर्शन रीजनिंग आता है या कुछ ऐसे सवाल आते हैं तो आप हर तरीके से उसमें तैयार रहें। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5 maternal mortality ratio between 1990 and 2015 was to be reduced by, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 5 के तहत 1990-2015 के बीच मातृ मृत्यु अनुपात को कम किया जाना था कितने परसेंट से? 50, 75, 66 या 40? हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस, क्विकली डू इट। शाबाश। ओके, सभी के आंसर्स देख रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया तरीके से हर बच्चा कर रहा है इसको। जी हाँ, इसका राइट आंसर है, यस, इसका राइट आंसर है 50, 75, 66 एंड 40, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है 75%। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5 का मकसद था रिड्यूस दी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बाय 75%, ताकि आप यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव सर्विसेज बाय 2015 तक ले सके, है ना। ये इसका मेन मकसद था। अब आपको यहां पर यह पता होना चाहिए, जब भी आप ऐसे सवाल को करते हैं ना केवल आपको राइट आंसर पता होना चाहिए गाइस, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या जिसके बारे में भी वो सवाल है उसका मतलब क्या है। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एमडीजी एम्फसाइज कहां करते थे? वो करते थे ह्यूमन कैपिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, विद द इंटेंट ऑफ इंक्रीजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स। इनका मेन मकसद क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का मकसद क्या था? उनका मकसद था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, ह्यूमन राइट्स को आपको और ज्यादा तवज्जो देनी है, इसके अलावा इंक्रीजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, यहां पर ध्यान देना है। ये इसका मेन मकसद था एमडीजी का, है ना। अगर वो एक फॉर्म में पूछ ले, ना केवल जो मैंने आपसे सवाल पूछा है वो तो पूछ ही सकते हैं, इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एमडीजी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो किसके ऊपर फोकस करते थे। तो आज के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ह्यूमन कैपिटल पे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस करते थे और इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर इनका मेन फोकस रहता था। उसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एमएमआर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स, है ना, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ये क्या होता है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लिव बर्थ ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी आपने आइंदा से भूलना नहीं है। वहां पूछ लेंगे कि कितनी लाइव बर्थ्स के पर, मतलब उसका कंपैरिजन है, तो यहां पर 1 लाख लाइव बर्थ्स के कंपैरिजन में सेम टाइम पीरियड में उसकी बात कही गई है।
तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई गाइस? आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 पर चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत सवाल यहां पर एक और है। According to the classification of Ministry of New and Renewable Energy and Central Electricity Authority of India, small hydro power plants have capacity in the range of, बताइए, यहां पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार छोटे जल विद्युत संयंत्रों की क्षमता सीमा कितनी होती है? 1 से 25 मेगावाट, 100 से 1000 किलोवाट, 1 से 50 मेगावाट या 1 से 100 किलोवाट? कमेंट सेक्शन गाइज, हर बच्चा ट्राई करेगा, हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की। माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली, शाबाश। ओके ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर इसका राइट आंसर है 1 से 25 मेगावाट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। प्लांट्स जो होते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू 25 मेगावाट आर कंसिडर्ड एज अ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट तक है उसको स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का दर्जा दिया जाता है, नंबर 1। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल गवर्नमेंट इनके द्वारा दिया जाता है। इंडिया हैज बीन वेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग दिस सेक्टर। इंडिया के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सेक्टर को, हाइड्रो पावर प्लांट का जो सेक्टर है, इसको और ज्यादा डेवलप करने में, और ज्यादा निखारने में मदद करेगा। तो यहां पर आपने 2 बातें सीखी है ना। सबसे पहले तो आपने राइट आंसर सीखा, इसके बाद आपने यह भी सीखा कि जिसकी जो क्षमता है वो 25 मेगावाट से कम है उसको हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का दर्जा उसको देते हैं। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी चीजें जो हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने ना केवल राइट आंसर बल्कि उसके इर्द गिर्द की जितनी भी कहानी है वो देने की कोशिश की है। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूं इसको। ग्लोबल एमिशन असर्शन है, ये ए है ना। ये अभिकथन है, ये दावा है कि ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टैग्नेटेड ड्यूरिंग द ईयर 14-16, है ना। वर्ष 2014-16 के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक उत्सर्जन स्थिर रहा था। इसके अलावा इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट मेजर्स एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजीज वर डिप्लॉयड ड्यूरिंग 14 एंड 16। 14-16 के दौरान मजबूत ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को तैनात किया गया था। तो अब आप मुझे बताइए, असर्शन रीजन में दावा जो किया है उसके बाद जो रीजन जो दिया गया है, इसके हिसाब से क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? कोशिश कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। ओके ओके, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड गाइस। वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली। वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली। यस, इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड आर द करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप मेरी बात को यहां से समझने की कोशिश ये करनी है कि ग्लोबल एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैग्नेंट रुक गया था, स्थिर हो गया था 14 और 16 में। दैट इज एब्सोल्युटली, दावा जो है ये बिल्कुल ठीक किया गया है। इसका रीजन ये बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट मेजर्स लाए गए थे और लो कार्बन टेक्नोलॉजी वर डिप्लॉयड ड्यूरिंग 14 एंड 16। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में अगर मैं बात को जानूंगा, ए इसका राइट आंसर है। ग्लोबल एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड स्टैग्नेटेड ड्यूरिंग द ईयर 14-16, दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एनर्जी एफिशिएंसी। इसका रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग एनर्जी एफिशिएंसी की वजह से यहां पर जो स्टैग्नेंट हो गई थी कार्बन की जो पहुंच थी, इंप्रूव द मेजर ऑफ इंप्रूवमेंट मेजर्स एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजीज वर डिप्लॉयड। बिल्कुल, ये दोनों ही चीजें एब्सोल्युटली राइट हैं कि नंबर 1 यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ग्लोबल एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का रुक गया था, और यहां पर जो है दूसरा रीजन क्या है के दौरान मजबूत ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को तैनात किया गया था। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों ही चीजें अपने आप में बिल्कुल सही हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप इस क्लास को देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नया बेहतरीन सीख कर यहां से जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 क्या कहता है? यह भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। Which of the following international agreement, convention या protocol legally binding on the member countries या parties, है ना, इनमें से कौन सा? ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है गाइस।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी, है ना, आराम से आप चीजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर ये बोल रहा है कि कौन से अंतरराष्ट्रीय समझौते, सम्मेलन, प्रोटोकॉल सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, है ना। क्या वो है जैविक विविधता पर कन्वेंशन, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट। बताइए, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबडी। ओके, वेरी वेरी गुड। जी हाँ, सिक्स्थ का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, दैट इज ए एंड सी, है ना, दैट इज ए एंड सी। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, ओके, ए एंड सी। अब देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, जो कि सम केसेस में लीगली बाइंडिंग टू दी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग नेशंस के ऊपर ये बाध्यता दे देता है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते या इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, है ना। एक ये इंटरनेशनल कन्वेंशनल और ट्रीटी, ये अग्रीमेंट है इंटरनेशनल। द कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो सीबीडी है, ये एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। 3 प्राइमरी गोल्स होते हैं इसके, जो सबसे पहला ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है, इसका जो यहां पर ये लिखा हुआ है कन्वेंशन ऑन दी बायोडाइवर्सिटी, इसके 3 मेजर जो हैं यहां पर गोल्स हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड दी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, है ना। तो ये इसके मेन मकसद होते हैं। तो ये पहली बात, ये बाइंडिंग है, यहां पर आप जो है क्रॉस नहीं कर सकते या कट नहीं कर सकते या ओवर नहीं कर सकते, इसको आप बद्ध हो चुके हैं यहां पर, है ना। और उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट दी ओजोन लेयर, ये हमने हमेशा यहां पर बात की है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के ऊपर बात करता है। ये भी एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, 1987 की ये बात है ना। तो ये सारी की सारी यहां पर इंपॉर्टेंट है, ए और सी, है ना। बाकी जो थे ना, तो ये पेरिस एग्रीमेंट भी बात नहीं करता, क्योटो प्रोटोकॉल भी बात नहीं करता, बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग नहीं है ये, है ना, लीगली बद्धे नहीं है ये। यहां पर 2 ही हैं, जो कि कौन से हैं, एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिप्लीशन के ऊपर और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये दोनों यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एक तरीके से बाइंडिंग अग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन द नेशंस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, wind energy is very sensitive to the wind velocity because wind power is directly proportional to the, very important question again, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने और समझने की इसको कोशिश आपने करनी है गाइस, जल्दी से। ओके, विंड एनर्जी इज वेरी सेंसिटिव टू द विंड, is very sensitive to the wind velocity because wind power is directly proportional to the dash. Wind velocity, square of wind velocity, square root of the wind velocity या cube of the wind velocity. Again the very very important question, और मेजॉरिटी जनता इसका आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से देने वाली है। ओके, जी हाँ, इसका राइट आंसर है क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी। इसका राइट आंसर है क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी। आइए समझते हैं कैसे। देखो, आपको पता है कि लेंथ ऑफ द ब्लेड्स, जो कि लेंथ ऑफ द ब्लेड्स, जो कि ब्लेड लगे होते हैं, है ना, वो ए है मान लीजिए, है ना, वो कांस्टेंट होता है हमेशा। लेंथ ऑफ द ब्लेड जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। सो इज द एयर मास डेंसिटी, है ना, एयर मास डेंसिटी भी वो होती है। हेंस वी कैन से दैट विंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, जो ब्लेड हैं वो भी कांस्टेंट है और जो एयर मास डेंसिटी है वो भी इसकी कांस्टेंट है। इसके अलावा विंड एनर्जी इज वेरी सेंसिटिव टू विंड वेलोसिटी, और बिकॉज विंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी। तो यहां पर ये बिल्कुल उसके क्यूब के बराबर हैं। ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ये बताता है कि यहां पर 2 चीजें कांस्टेंट हैं, इसलिए वो उसके 3 गुना के बराबर, इसलिए वो उसके क्यूब के बराबर है। यहां पर आपको ये बात ध्यान देने वाली है। विंड एनर्जी इज वेरी सेंसिटिव टू द विंड वेलोसिटी बिकॉज विंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी। दैट इज अ फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर, है ना। इसको हम, अगर जिसको नहीं पता है तो आप इसको एज अ फैक्ट के तरीके से भी याद रख सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देगा। करेक्ट, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ये सवाल क्या है, ड्यूरिंग फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस ऑफ वेस्ट वाटर व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस टू बी फॉलोड। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, फ्लॉक्यूलेशन, फिल्टरेशन, स्क्रीनिंग या सेडिमेंटेशन। इसको करेक्ट ऑर्डर में आपने लगाना है, तो ध्यान से कोशिश कीजिएगा इसको लगाने के लिए। कम ऑन गाइस एवरीबॉडी।
ओके, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? जी हाँ, सबसे पहले गाइस, जी हाँ, इसका राइट आंसर है बी पार्ट। इसका राइट आंसर है बी पार्ट। आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है स्क्रीनिंग। ओके, नंबर 1 पे स्क्रीनिंग आती है। ये क्या होती है अभी बताता हूं, डोंट वरी, है ना, एक एक करके बात करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद आप करते हैं सेडिमेंटेशन, दैट इज एट नंबर 2। उसके बाद आप करते हैं फ्लॉक्यूलेशन, नंबर 3, और अंत में आप करते हैं फिल्टरेशन, दैट इज एट नंबर 4। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा, स्क्रीनिंग क्या है, ये पहला स्टेप है ना। यहां पर सॉलिड मटेरियल दैट कुड कॉज डैमेज टू द अदर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, यहां पर इसका इलाज किया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, उनका रिमूव कर देते हैं, उनको सॉलिड मटेरियल्स को ये रिमूव कर देते हैं। नंबर 1 पे आपने ये ध्यान रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। आई होप इट्स क्लियर, नंबर 1 क्लियर हो गया। उसके बाद अगला आता है सेडिमेंटेशन। ये होता है सस्पेंडिंग द इनसॉल्युबल और हेवी पार्टिकल्स। यहां पे सस्पेंड कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, किनको? इनसॉल्युबल, जो कि मिलाए नहीं जा सकते, इनसॉल्युबल और हेवी पार्टिकल्स को। पहला वाला क्या कर रहा है, पहला वाला वाटर ट्रीटमेंट रिमूव कर रहा है सॉलिड मटेरियल दैट कैन कॉज डैमेज, वो पहली स्टेज हो गई। फिर वहां से जो बच गए वो दूसरी स्टेज सेडिमेंटेशन में निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद एक आता है फ्लॉक्यूलेशन। ये क्या होता है गाइज, ये होता है कि ना आपने एक किसी तरीके का कोई उसके अंदर एक केमिकल सा डाला, जिसके बाद जितनी भी चीजें बची है ना वो सारी इकट्ठी होकर चिपक जाएंगी, दैट इज कॉल्ड फ्लॉक्यूलेशन। आप मेरी बात को समझना। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले स्क्रीनिंग करी, वहां से आपने हेवी पार्टिकल्स को हटाया, फिर उसके बाद जो बच गया वो सेडिमेंटेशन, जो उसके बाद बच गया वो फ्लॉक्यूलेशन में आया। यहां पर आपने एक केमिकल इंसर्ट किया पानी के अंदर, और उसके बाद जितनी भी चीजें और पानी में तैर रही थी, इनसॉल्युबल थी, वो इकट्ठी आकर चिपक गई, जिसको आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं। आखिरी में है फिल्टरेशन, फिल्टरिंग आउट ऑल द कंटेमिनेंट्स। द सैंड फिल्टर इज द मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर। अब यहां पर कौन सा फिल्टर सबसे ज्यादा यूज होता है? आप कहेंगे सैंड फिल्टर सर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। बॉन्डिंग बन जाती है पार्टिकल्स के बीच में फ्लॉक्यूलेशन में, और वहां पर जो है सेडिमेंटेशन और स्क्रीनिंग तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं। तो ये है सर फिल्टरेशन। पानी को जब हम यहां पर इंप्योरिटीज जब हमने निकालनी है, फिजिकल ट्रीटमेंट जब करना होता है वेस्ट वाटर का, तो उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाता है, इसके बारे में यहां पर बात है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं चलूंगा सवाल नंबर 9 पे। कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, सीरियस एस्फाइजिएंट, इवन अ शॉर्ट एक्सपोजर में हैव फेटल हेल्थ डिसीजेज। तो ये नंबर, ये एक कथ्य है, या मैं कहूंगा कि ये एक दावा किया गया है। इसके बाद इसका रीजन क्या दिया गया है? इसका रीजन दिया गया है दैट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड हैज ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड देन द ऑक्सीजन। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिक आकर्षण देखा गया है या होता है। तो कोशिश कीजिएगा, सवाल नंबर 9 हर बच्चा करेक्ट आंसर देगा बॉस। हर बच्चा करेक्ट आंसर देगा बॉस, यस, जल्दी से। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज असर्शन रीजनिंग के सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा शानदार बनाने की कोशिश मैंने की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका राइट आंसर पता होगा। जी हाँ, यहां पर ये दोनों ही चीजें, बोथ A एंड R आर दी करेक्ट, दिस एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यहां पर दावा किया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक सीरियस एस्फाइजिएंट है, इसकी एस्फाइजिएंट है, जो कि शॉर्ट अगर एक्सपोजर भी इसका मिल जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली दावा किया गया है, बिल्कुल ठीक है। और ये कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड है, जो कि आपके खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ये ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड देन द ऑक्सीजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा आकर्षित है देन द ऑक्सीजन। सो दीज बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक ऑर्डरलेस, है ना। ऑर्डरलेस का मतलब स्मेल नहीं होती, इसके अंदर टेस्ट नहीं होता, पॉइजनस गैस होती है, दैट रिजल्ट फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। जब भी कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। यहां से एक और सवाल बनता है आपके लिए, ना केवल जो मैंने पूछा है वो, बल्कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन रिजल्ट इन द कार्बन मोनोऑक्साइड। डू रिमेंबर गाइस, ओके। उसके बाद इनहेलेशन कॉजेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज। तो यहां पर बहुत ही ज्यादा आपको सांस लेने में, नर्वस सिस्टम की भी परेशानियां हो सकती हैं, और आपको सांस लेने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत यहां पर देखी गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रेटर एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल सही है।
ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है और वेरी लिटिल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी, मतलब ये ऑक्सीजन को ना डिस्प्लेस मतलब हटा देता है जगह से, और वहां पर आपको अनईजीनेस फील होने की जो है शुरुआत हो जाती है थ्रू दी बॉडी सेल्स। यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है प्रॉपर तरीके से, और फिर वहां पर जो है आपका हेल्थ, आपको फेटल डिसीजेस हो सकते हैं, आपकी वहां पर जान भी जा सकती है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, आई डोंट नो कितने लोगों को ये बात इससे पहले जानकारी थी, बट मुझे लगता है कि ये बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। मोनोऑक्साइड ऑडरलेस, टेस्टलेस, पॉइजनस गैस है। जब भी कंबशन ऑफ कार्बन इज इनकंप्लीट, इट रिजल्ट्स इन द कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद इनहेलेशन कॉजेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डैमेज, और ये ग्रेटर एफिनिटी ऑफ फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, इट डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन एंड क्विकली बाइंड, सो वेरी लिटिल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी ब्लड सेल्स। तो ऑक्सीजन जब मिलेगी नहीं तो अनईजीनेस तो होगी ही होगी, करेक्ट। चलिए, बात आई, सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश यहां पर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, सबको पता है, एक बार छोटा सा रेपिटेशन। ये वो होते हैं, ना केवल आप प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट को तो यूज कर ही रहे हैं, आप फ्यूचर को भी ध्यान में रखकर उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। और उसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बनाए जाते हैं। तो यहां पर क्या बात हो रही है, जरा सुन लीजिए। इनमें से कौन से हैं, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1, इन यूनिवर्सल हायर एजुकेशन नंबर 2, रिड्यूस इनइक्वालिटी, पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स। इन चारों में से कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? मुझे लगता है कि बहुत आसानी से इसका जवाब मिल सकता है, बहुत ही आसानी से इसका जवाब मिल सकता है। जल्दी से 10th क्वेश्चन गाइस। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका राइट आंसर है सी पार्ट, ए, सी एंड डी ओनली। सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा, प्रेजेंट में तो है ही है, फ्यूचर में इनोवेट कैसे करना है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे बेटर करना है, इसके बारे में बात होती है। इसके अलावा यहां पर रिड्यूस इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी जो हमारे एनवायरमेंट में है, इक्वालिटी नहीं है, तो इनइक्वालिटी को कम करना है और इक्वालिटी ज्यादा से ज्यादा अटेन करने की कोशिश करनी है। और आखिरी में यहां पर हमेशा है पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स, मतलब सब लोग जब मिलेंगे, मिलकर जुड़ेंगे, तभी जो है हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो दैट इज द मेन मोटो ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, सितंबर 2015 में जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए थे 2030 एजेंडा के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहां पर 17 SDG थे, है ना। तो यहां पर बिल्डिंग ऑन दी प्रिंसिपल लीविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी नहीं छोड़ना है, इक्वालिटी करनी है, और जितनी भी मैंने आपको इसके बारे में बातें बताई हैं वो भी इसके साथ साथ ही चलेंगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। ये हैं आपके गोल्स, 17 के 17 मैंने लिख के दिए हैं। किसी को अगर नहीं है किसी के पास लिस्ट, तो आज के बाद उनके पास ये लिस्ट आ गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने ये लिख के दिए गए हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, और इतने सारे सवालों के बाद, 10 सवालों के बाद इनफैक्ट, हाउ इज द जोश गाइज इन द कमेंट सेक्शन, हाउ इज द जोश गाइज इन द कमेंट सेक्शन। इट शुड बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि ये सारे के सारे एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर सवाल बनाए गए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Global warming potential of a molecule of a greenhouse gas over different time spans of decades to 100 years may vary significantly. Number 1, ये assertion है। Some greenhouse gases have shorter lifetime compared to the carbon dioxide. ये उसका रीजन है। बताइए सर, इसमें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? Global warming potential of a molecule of a greenhouse gas over different time spans of decades to 100 years and may vary significantly, ये है। और कुछ ग्रीन हाउस गैसेज ऐसी हैं जिसका शॉर्टर लाइफ टाइम कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप मुझे बताइए, इसमें से ये दावा जो किया गया है, उसका रीजन जो दिया गया है, इसमें क्या सही है और कैसे इसका राइट आंसर बनेगा? बहुत सही। चलिए, इसका राइट आंसर है ए पार्ट। बोथ ए एंड आर द करेक्ट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP, ये एक
नया फुल फॉर्म आज के बाद आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाज डेवलप्ड टू अलाउ कंपैरिजंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट गैसेस का कितना जबरदस्त इंपैक्ट होगा उसमें कंपैरिजन के ऊपर ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में यहां पर एक नया कंसेप्ट है, GWP, कंपैरिजन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट्स ऑफ द डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट गैसेस का क्या इंपैक्ट होगा उसके बारे में यहां पर बात की गई है। इसके बाद द लार्जर द GWP द मोर दैट अ गैस वार्म्स द अर्थ। जितना ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होगा, जितना ज्यादा उसका जो है इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा अर्थ को वो गर्म करेगी कंपेयर टू द CO2 ओवर दैट पीरियड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों ही यानी कि जो पीछे बातें लिखी गई थी दोनों ही अपने आप में सही हैं। आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। हर बच्चा इस बात से बिल्कुल अच्छे तरीके से सहमत है। GWP का कंसेप्ट आज के बाद आपको पता होना चाहिए। डेवलप टू अलाउ द कंपैरिजन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस। और जितना ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ज्यादा जो है गैस जो है वार्म होगी और उतना ज्यादा वो अर्थ में मतलब कंपेयर टू CO2 और ज्यादा वो लीथल होती जाएगी या और ज्यादा अर्थ को वार्म करती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्टेटमेंट 1, सनलाइट इज अ प्री। सारे के सारे असर्शन ही ना बहुत ज्यादा सवाल आते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन बनाया है। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा इस सेशन को अच्छे तरीके से देखने की और समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर यह है, सनलाइट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इन अर्बन एरियाज। सनलाइट जो है प्री रिक्विजिट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इन अर्बन एरिया। स्टेटमेंट 2, फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिक्वायरिंग रिकरिंग फिनोमिना इन विंटर एंड समर सीजन इन अर्बन एरिया। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये रिकरिंग फिनोमिना है, बार बार होता है इन विंटर एंड समर सीजन इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। बताइए सर इसके बारे में कितना सच है कितना सच नहीं है, क्या है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है, कमेंट सेक्शन गाइस। जल्दी से हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर मैं कह दूं सनलाइट जो है एक प्री रिक्विजिट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इन अर्बन एरिया। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, सनलाइट की वजह से ये होता है। और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये बिल्कुल गलत है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये रिकरिंग फिनोमिना विंटर और समर सीजन में होता है कि नहीं है, आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, ये एक ब्राउनिश ग्रेजी है ना, ब्राउनिश ग्रे हेज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यानी कि सनलाइट तो यहां पर आएगी पॉल्यूटेड विद हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। क्या क्या कल बताया था मैंने आपको, जो यहां पर स्मॉग के बारे में बात है तो यहां पर क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ब्राउनिश ग्रे हेज है कौन सी, फोटोकेमिकल स्मॉग। यहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो यहां पर है ही है, एक्शंस उसके ही होते हैं। नंबर 1, इट कंटेन द एंथ्रोपोजेनिक एयर पॉल्यूटेंट्स मेनली ओजोन, नाइट्रिक एसिड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ट्रैप्ड नियर द ग्राउंड बाय टेम्परेचर इन्वर्जन। करेक्ट। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मॉग को हम क्या कहते हैं, लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। occurs mostly prominently in the urban areas that have large number of automobiles। जहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑटोमोबाइल्स होंगे वहां पर फोटोकेमिकल स्मॉग ज्यादा से ज्यादा होगी। ये इट रिक्वायर्स नीदर अ स्मॉग नॉर अ फॉग। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फोटोकेमिकल स्मॉग को क्या कहते हैं, लॉस एंजलस, जो यहां पर लॉस एंजलस स्मॉग भी कहते हैं और ये वहां पर ज्यादा पाई जाती है प्रोमिनेंटली इन द अर्बन एरियाज दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो समर विंटर का यहां पर कुछ प्री डिफाइंड सा कोई चीज यहां पर नहीं है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। हर बच्चा इस बात से भी सहमत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। यहां पर आप निम्नलिखित सूची से ठोस अपशिष्ट के स्रोतों की पहचान करें। क्या वो है, रेजिडेंशियल एरिया से आता है आपको सॉलिड वेस्ट सबसे ज्यादा, ओशन से आता है, इंस्टीट्यूशनल एरिया से आता है, एग्रीकल्चर से आता है या डस्ट स्टॉर्म से आता है। कीजिए कोशिश, दीजिए राइट आंसर एवरीवन। ओके गाइस, ओके गाइस, यस जल्दी से कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्या लग रहा है इसका राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी? बिल्कुल सही है सर, इसका राइट आंसर है डी पार्ट। इसका राइट आंसर है डी पार्ट, 13 का डी पार्ट। यहां पर क्या क्या है? सबसे पहले रेजिडेंशियल एरियाज इसके लिए जिम्मेवार हैं। सॉलिड जो वेस्ट आता है रेजिडेंशियल एरिया से बहुत ज्यादा आता है। इसके बाद यहां पर सबसे ज्यादा आता है इंस्टीट्यूशनल एरिया से, सबसे ज्यादा आता है। ओके, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर आता है तो वो आता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर ले ऑफ कल मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, एग्रीकल्चर से। तो ये तीन जो है सबसे ज्यादा बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर हैं किसके? आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल एरियाज, एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल एरियाज। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें। सॉलिड वेस्ट इज अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज से जो भी आपका, जो आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड है ना, अनवांटेड है, यूजलेस है, वो उसके बारे में यहां पर बात की गई है। इसके अलावा रेजिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज, कमर्शियल एरियाज, इंस्टीट्यूशनल एरियाज, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, जब भी कोई चीज बनाएंगे या गिराएंगे वहां से पोल्यूशन बनेगा, म्युनिसिपल सर्विसेज और एग्रीकल्चर, ये इसके मेन सोर्स हैं जहां पर आपको अनवांटेड है ना, और आपको वहां से मटेरियल जो है मिलता है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। क्या ये बात सभी तक पहुंच चुकी है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। अब यहां पर सॉइल पोल्यूशन, यहां पर क्या था? सॉलिड वेस्ट। ओके, अब यहां पर अगला सवाल क्या है? सॉइल पोल्यूशन। तो सवाल को ध्यान से देखना है, गलती नहीं करनी है। क्या वो है इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट्स, यूट्रोफिकेशन कल बताया था मैंने आपको, अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट है, ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग जब ऑयल स्पिल हो जाता है, या मतलब इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक सिस्टम्स। बताइए क्या है इसका राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स आपके हिसाब से? हर बच्चा ट्राई करेगा, हर बच्चा कोशिश करेगा। ओके, यस, 14th का जो यहां पर है सी पार्ट, इसका आंसर है सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है या इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट जो है वो इसका मेन कारण बनते हैं सॉइल पोल्यूशन का। जब वो अपना वेस्ट जो है सॉइल में चला जाता है तो वहां से सॉइल पोल्यूशन होता है, नंबर 1। उसके बाद नंबर 3 पे अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट है ना, सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेस्ट। और आखिरी में नंबर 5 इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक सिस्टम। तो अब ये यहां पर क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में मैं आपको जरूर यहां पर बताना चाहूंगा। चलिए, सॉइल पोल्यूशन ध्यान से सुनिएगा। सॉइल पोल्यूशन बिल्डअप ऑफ, सॉइल पोल्यूशन बनता कैसे? देखो, केमिकल से, रेडियो एक्टिव मटेरियल या कोई टॉक्सिक कंपाउंड्स उसके अंदर चले जाएं है ना, तो या फिर और डिसीज कॉजिंग एजेंट्स उसके अंदर चले जाएं तो सॉइल जो है पॉल्यूट हो जाती है और वो उतनी ज्यादा फर्टाइल या उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं बचती है। करेक्ट, दैट कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन दी प्लांट ग्रोथ और डैमेज बोथ ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। अगर जो ह्यूमन होंगे, जैसे अगर वहां पर कुछ एग्रीकल्चर होगा और उसका अगर ह्यूमन कंज्यूम करता है तो वो बीमार, अगर एनिमल उसको ग्रेस करता है तो वो बीमार, तो ह्यूमन एनिमल दोनों ही परेशान। तो सॉइल पोल्यूशन यहां से होता है। इसके अलावा यहां पर मेन फोकस है इसका एग्रीकल्चर सोर्सेज है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आप डाल दीजिए, इंडस्ट्रियल यूजेज, अर्बन वेस्ट, सीवर स्लज या माइनिंग स्मेल्टिंग सोर्सेज। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा एक सॉइल को पोल्यूट करती हैं और सॉइल जो है अच्छे तरीके से है ना, सॉइल जो है अच्छे तरीके से वहां पर नहीं अपने आप को इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता जितना उसको रहना चाहिए। तो सॉइल पोल्यूशन के ये मेजर सोर्सेज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगेन आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप सार्थक बैच में जाकर उसका हिस्सा बन सकते हैं। करेक्ट, सॉइल पोल्यूशन क्यों होता है? इनकी वजह से होता है, ज्यादातर इसमें ह्यूमन ही इन्वॉल्व होता है। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ेंगे। Which of the following statement represent mangrove characteristics as a safety hedge? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुरक्षा बचाव के रूप में मैंग्रोव विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए सर, ए बी सी डी। कोशिश कीजिएगा, बहुत प्यारा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल फॉर योर एग्जामिनेशन है ना, इंपॉर्टेंट सवाल फॉर योर एग्जामिनेशन। कोशिश करेंगे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। यस, कोशिश करेंगे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली, शाबाश। क्या मैंग्रोव ट्रीज टॉल होते हैं, डेंस कैनोपीज होती हैं इनकी, इसलिए। मैंग्रोव ट्रीज प्रोवाइड करते हैं फूड और मेडिसिन, क्या, इसलिए।
मैंग्रोव स्वैम्प सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द सी, क्या इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट और सी का यहां पर अच्छा सा सेपरेशन है इसलिए करते हैं ये। मैंग्रोव ट्रीज प्रोटेक्ट वल्नरेबल कोस्ट लाइन्स एज दे होल्ड सॉइल टुगेदर, इस वजह से जो है यहां पर मैं कहूंगा कि सेफ्टी इसको बोला गया है कि इन चारों में से क्या उसका सही आंसर हो सकता है, बताइए। हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स क्विकली। ओके इसका इसका अगर मैं राइट आंसर बोलता हूं तो इसका राइट आंसर है डी। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैंग्रोव ये ना एक सेफ्टी हेज है, ये ना बिल्कुल ऐसे ना मतलब एक ना सॉइल इनका इतना स्ट्रांग, ये स्ट्रांगली जो है रूट को पकड़ के रखते हैं सॉइल टुगेदर। द मैंग्रोव प्रोटेक्ट्स द वल्नरेबल कोस्टलाइंस एज दे होल्ड द सॉइल टुगेदर, वो सॉइल को जो है इतना कस के पकड़ के रखते हैं ये ट्रीज ताकि बहुत आराम से यहां पर डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बचाव हो जाता है यहां पर। अगर मैं बात करता हूं तो मैंग्रोव इज अ श्रब और अ स्मॉल ट्री दैट ग्रोज इन अ कोस्टल सलाइन और द ब्रैकिश वाटर। ओके यहां पर आपको कोस्ट लाइन सलाइन और दी ब्रैकिश वाटर में ये सबसे ज्यादा ग्रो करता है नंबर 1 पे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं द टर्म इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ सच स्पीशीज। ओके तो यहां पर ये दूसरी बात इसकी ध्यान रखना। तीसरी बात, मैंग्रोव में कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ लाइफ, ये सबसे बड़ा इसका जो है योगदान है कि ये लॉस ऑफ लाइफ में और डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्टॉर्म साइक्लोन जो भी आते हैं वहां पर ये नहीं होने देता। इसलिए नहीं होने देता क्योंकि ये सॉइल को बहुत कस के पकड़ के रखता है, तो यहां पर कोई भी मिसहैप इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ओके दे हेल्प प्रिवेंट इरोजन ऑफ बाय स्टेबलाइजिंग सेडिमेंट्स विद देयर टैंगल्ड रूट सिस्टम। इनका टैंगल्ड रूट सिस्टम होता है ना, एक रूट सिस्टम होता है जिससे ये सॉइल को बहुत तगड़े तरीके से बहुत कस के बाइंड करके रखते हैं ताकि कोई भी मिसहैप ना हो सके। और ये सारे के सारे डिस्ट्रक्शन जैसे कि रिड्यूस ऑफ लाइफ है ना, डैमेज टू प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी चीजें यहां से बचाई जा सकें, बच सकें। तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए आपके, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव कितने लोगों को ये बात पता थी कमेंट में जरूर बताना मेरे को। चलिए अगला सवाल है, हाँ जी। Which of the following statements about the volatile organic compounds, ये VOCs, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर करेक्ट। इनमें से कौन सी बात वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बिल्कुल सच है? दे कॉज एसिड रेन, क्या वो एसिड रेन के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है? नंबर 1। दे में कॉज कैंसर, नंबर 2। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक को क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में भाई भर भर के, कम ऑन गाइस एवरीबॉडी। हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा राइट आंसर की। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? 16 कम ऑन गाइस। ओके गाइस, यहां पर अगर मैं बात करता हूं है ना, ये क्या क्या इसके अंदर जो है मेन चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो 16 का ये आंसर है बी पार्ट। सबसे ज्यादा एसिड रेन के लिए इसका कोई काम नहीं है, मैंने आपको बता दिया है एसिड रेन में किन चीजों का काम होता है, तो ये एसिड रेन के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये वॉलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कैंसर को बढ़ावा देते हैं, दे कैन कॉज कैंसर, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। देखिए VOC क्या होता है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये कहां मिलते हैं? फाउंड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स के अंदर मिलते हैं, प्रिंटिंग इंक्स के अंदर मिलते हैं, मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर मिलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर मिलते हैं। पहली बात, ओके क्या क्या है VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कहां कहां मिलेंगे आपको? वाइड वैरायटी है, प्रोडक्ट्स सच एज सॉल्वेंट पेंट में मिल जाएंगे, प्रिंटिंग इंक्स में मिल जाएंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। ये इसका मेन है VOC इसका, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के बाद भूलना मत। मोटर व्हीकल्स वेसल्स ऑल्सो एमिट VOCs, है ना, मोटर व्हीकल से भी ये निकलता है, एयर पोल्यूशन ये करता है, स्मॉग ये करता है, ब्रीदिंग में परेशानी करता है, आपको कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, और ये स्मॉग में भी आपको हेल्प करता है, यहां पर लिखा है। ओके यहां पर लिखा है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस।
क्या ये बात सभी को क्लियर है? VOCs क्या होते हैं? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये काम मैं याद कराने की कोशिश करता हूं आपको, है ना। प्रोडक्ट सच एज सॉल्वेंट, ये पेंट्स में मिलेंगे, पेट्रोलियम में मिलेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, मोटर व्हीकल से एमिट होता है, एयर पोल्यूशन होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और दे कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी बातें, एक्सेप्ट आंसर के अलावा पूरी कहानी कथा उसकी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल। हाँ जी, अब आप मुझे बताइए, फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एम ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट। इनमें से सेंट्रल एम, मेजर एम क्या था किसका? पेरिस अग्रीमेंट का। बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, कल भी मैंने आपसे ये सवाल कराया था, है ना। तो पेरिस अग्रीमेंट का मेन फोकस क्या है, इसके बारे में आपको मुझे बताना है। जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, टू रिड्यूस दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिशन में हेल्प करवाना है पेरिस अग्रीमेंट, इसलिए हुआ था ताकि हम CFCs के एमिशन को रिड्यूस करा सकें। स्ट्रेंथन दी ग्लोबल रिस्पॉन्स ऑफ दी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हम जो थ्रेट हो रहा था उसके ऊपर स्ट्रेंथन कर सकें, उसको फोकस कर सकें ताकि ऐसा ना हो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इश्यूज को एड्रेस कर सकें, या प्रॉब्लम ऑन दी ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर हम बात कर सकें। जल्दी से कोशिश हर बच्चा करेगा और राइट आंसर देने की मुझे कोशिश करेगा। कम ऑन गाइस। ओके, very beautiful and a very important question, and I want every single student to focus here. Okay, जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर इसका राइट आंसर है टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स ऑफ थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट का था कि एड्रेस कीजिए उन ग्लोबल रिस्पॉन्स को जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, है ना, हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो स्ट्रेंथन दी ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यहां पर आंसर नंबर बी, पेरिस एग्रीमेंट का सेंट्रल एम था कि स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू थ्रेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज बाय कीपिंग ग्लोबल टेंपरेचर राइज दिस सेंचुरी वेल बिलो 2 डिग्रीज। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलो 2 डिग्री रखना है टेंपरेचर, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हो जाता है या इससे नीचे चला जाता है तो दोनों ही सूरतों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो पेरिस एग्रीमेंट जो था, आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के बहुत ज्यादा काम आया था। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेंगे ताकि हमारा जो है पूरा का पूरा जो धरती है हमारी, वो एक सही एनवायरमेंट में रह सके, सही टेम्परेचर में रह सके। उसका ये मकसद था किसका? पेरिस अग्रीमेंट का। सो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following countries has not ratified the International Solar Alliance Framework Agreement? निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर अनुमोदन नहीं किया है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान या चाइना? जल्दी से हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, बिल्कुल सही, राइट आंसर इज डी, चाइना। आसान है। चाइना ने साइन नहीं किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क। ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। ये ISF क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। ये क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं। सो आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप हमेशा मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर विंड पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोटर्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड? पवन ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोटर्स का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? क्या वो हैं मल्टी ब्लेड रोटर, क्या वो हैं सेवोनिस रोटर, क्या वो हैं प्रोपेलर रोटर, क्या वो हैं डायरियस रोटर? बताइए जल्दी से, हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। क्विकली क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, यस। तो इसका राइट आंसर है सेवोनियस रोटर। इसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सेवोनियस रोटर क्या होता है? ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर विंड पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एज दे आर लो नॉइस लेवल। इनका जो नॉइस लेवल है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। एंड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ऑपरेट विद लो विंड स्पीड्स, जब भी हवा की स्पीड जो है या विंड स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा कम है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा कारगर होते हैं। और
और सिंप्लिसिटी ऑफ मेंटेनेंस और इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रोटर, इसकी मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, साउंड बहुत कम है, कम से कम विंड में जो है ये काम कर लेते हैं। तो ये इस वजह से 7 ईयर्स रोटर जो है सबसे ज्यादा यूज होते हैं विंड पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो आज के जिनको पता था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था वो आज के बाद इसे कभी भी ना भूलें। करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको अच्छे तरीके से बात को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपका एक होमवर्क का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर रिलेटेड टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है? इंप्रूविंग द मैटरनल हेल्थ नंबर 1, कंट्रोलिंग द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ द स्लम डेवलपर्स या डेवलपर्स, या क्रिएटिंग स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका आखिरी सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप होमवर्क का सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, है ना? आप मुझे होमवर्क का सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इसके अलावा आपको ये क्लास कैसी लगी? करेक्ट, आपको क्लास के सवाल कैसे लगे और आपका स्कोर कितना रहा इस पूरे के पूरे सेशन में? इस 20 टोटल जो आपको 20 क्वेश्चन थे यानी कि 40 नंबर में से आपके कितने नंबर आए, मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही शानदार जानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और जीवन में आप जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।